हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है, जिसमें हीट की हेल्प से करवाया जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप हमारे पास है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराई जाएगी कि किसकी हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से, और वो एनर्जी किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, यानी किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जाएगा उसके प्रोडक्ट्स में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा एनर्जी के फॉर्म में, और डिकम्पोजिशन होगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल आता है वो आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी और वो अपने प्रोडक्ट्स में, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हमें पता है वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं H2O, लिक्विड है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प, तो रिएक्शन कंडीशन को हम एरो के ऊपर लिखते थे, तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाई जाएगी इट विल ब्रेक इनटू H2 गैस एंड O2 गैस। इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद इक्वेशन हो जाएगी इस प्रकार की। जो दिस इज आवर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ water, यानी दिस इज द इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ वाटर बिकॉज हेयर एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको देखते हैं होता कैसे है। कोई कंटेनर है, ठीक है, उसको इन्वर्ट किया, उसको उल्टा किया, इन्वर्ट कंटेनर यहां पे लगा दी है क्या, ये कंटेनर है। ठीक है, यहां यूज की गई एक रबर कॉर्क, इस कंटेनर के अंदर फिल है वाटर। ठीक है, दिस इज वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसमें क्या डाल दिया गया, थोड़ा सोल्ट, क्योंकि हमें पता है सोल्ट कैसे होते हैं कंडक्टिंग, या फिर थोड़ा सा एसिड, मान लीजिए इसमें कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदे डाल दी गई हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये अब क्या बन गया, ये बन गया एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड का वाटर का मतलब है वाटर में कुछ ड्रॉप्स डाल दी गई है किसकी, एसिड की, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, ताकि आसानी से ये बिजली अपने अंदर से क्या कर सके, पास कर सके। सो दिस इज आवर एसिडिफाइड वाटर, दिस इज रबर कॉर्क। इसमें दो होल्स है, होल्स में क्या है, होल्स में लगाई गई है, होल्स के अंदर से पास की गई है क्या, दो रोड्स, दो रोड्स, और रोड्स किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की, और ग्रेफाइट आपका कार्बन, तो आप इसको बोल सकते हो ग्रेफाइट रोड्स या फिर कार्बन रोड्स, और दोनों को इकट्ठा बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो ये है हमारी रोड्स इकट्ठी। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोड्स जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एनोड और दूसरी होती है कैथोड। तो एनोड और कैथोड किस तरह से बनती है, जिस भी इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाएगा बैटरी के किससे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ध्यान से सुनना, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाएगा उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड, और जो दूसरी इलेक्ट्रोड बची जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं उसको बोलते हैं एनोड। तो जैसे ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है, तो वायर की हेल्प से क्या किया गया,
इन दोनों को जोड़ दिया गया, तो ये हमें पता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, जो छोटे वाला है ये दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, जो बड़ा डंडा है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा है नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको बोलते हैं क्या? कैथोड। सो दिस इज आवर कैथोड, ये कैथोड। तो दूसरी बची वो क्या बची फिर? एनोड। यहां तक क्लियर? ठीक है, कैथोड बन गई, एनोड बन गई। अब नेक्स्ट काम क्या है? इनके ऊपर दो टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट किया गया, इनके ऊपर दो टेस्ट ट्यूब रखी गई और उन टेस्ट ट्यूब के अंदर भी क्या है? वाटर। इन टेस्ट ट्यूब में पानी भरा और इनको इन्वर्ट करके रख दिया गया इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। अब होगा क्या? देखिए ये हमारा प्लेटस तैयार है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए। अब इसमें से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाएगी, ठीक है, स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी होगी कंडक्ट, तो थोड़ी देर बाद होगा क्या? ठीक है, इस इलेक्ट्रोड, इस ट्यूब के अंदर भी पानी है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पानी है। कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बाद होगा क्या? यहाँ पे फॉर्मेशन होगी बबल्स की। यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी? बबल्स की। गैस के बबल्स बनेंगे और ऐसे ही बबल्स बनेंगे इस साइड में, यानी कि दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। वो बबल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो वो टूटेगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, और यहाँ पे पानी है तो पानी में अगर गैस की फॉर्मेशन हो रही है तो वो किसकी फॉर्म में होगी? बबल्स की फॉर्म में। थोड़े टाइम बाद जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? जो ऑब्जर्व किया गया वो ये है कि जो आपकी कैथोड है वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, ठीक है, उसमें जो बबल्स बन रहे हैं उनकी अमाउंट डबल है किससे? उन बबल्स से जो बबल बन रहे हैं कहां पे? एनोड पे। जो बबल्स या जो गैस की फॉर्मेशन हो रही है एनोड पे वो डबल है किससे? बबल से। किस बबल से? जो बबल्स बन रहे हैं एनोड पे, ठीक है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि बबल्स, या बोल दीजिए गैस formed at cathode is double in volume, is double in volume किससे? than the gas formed at anode। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कैथोड पे कौन सी गैस बनी, एनोड पे कौन सी गैस बनी। तो उसके लिए क्या करेंगे? इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालिए, इसका जो मुंह है टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब का जो मुंह है उसको कवर करेंगे ताकि गैस बाहर ना निकल सके। इसके ऊपर फिर क्या लाए? एक आग को लाया गया, फायर को लाया गया, फ्लेम बोल सकते हो। फ्लेम को जैसे ही कैथोड के ऊपर लाते हैं तो वहां पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। गैस जैसे ही वो गैस उस आग के साथ कांटेक्ट में आएगी तो आग में क्या होगा? छोटा सा एक्सप्लोजन। और हमें पता है कि एक्सप्लोजन के साथ कौन सी गैस बर्न करती है? वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वहां पे एक साउंड क्रिएट होगा, छोटा सा साउंड एक्सप्लोजन का, जिसको बोल देते हैं पॉप साउंड, ठीक है। और पॉप साउंड के साथ जो गैस बर्न करेगी वो हाइड्रोजन गैस। यानी कि हमने क्या देखा कि कैथोड पे जो गैस बनी वो गैस कौन सी है? वो है हाइड्रोजन गैस। और अब चेक किया किसको? एनोड वाली गैस को। तो एनोड वाली गैस के ऊपर जब आग को, फ्लेम को लाया गया तो फ्लेम की वो थोड़ी सी क्या होगी? ब्राइट हो गई, उसकी चमक थोड़ी सी बढ़ गई, यानी कि जो फ्लेम है उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। और ऐसा कौन करता है? ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो कंबशन क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी गैस एनोड पे है वो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। वाटर टूट गया किसमें? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। अब ये देखिए कि जो गैस बनी है कैथोड पे, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो बनी है उसकी वॉल्यूम डबल है किससे? ऑक्सीजन गैस से। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि वाटर जिन गैसेस में टूटेगा उसमें से हाइड्रोजन गैस की जितनी वॉल्यूम होगी ऑक्सीजन गैस उसका हाफ होगी। या इसको बोल दीजिए कि ऑक्सीजन गैस की जितनी वॉल्यूम होगी हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम उससे क्या होगी? डबल होगी। यानी हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम वाइज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो रेशो है वो कितना है? 2:1। वो रेशो कितना है? 2:1। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो यहां से क्या पता चलता है कि जब वाटर ब्रेक होगा तो H2 का जो वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन का वॉल्यूम उससे क्या होगा? आधा होगा, हाफ होगा। तो दिस वाज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है।
अब ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अलावा अब जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ सकते हैं कैसे। जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, अगर उसकी ले ली जाए मोल्टन फॉर्म, ठीक है, मोल्टन फॉर्म का मतलब सॉलिड सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। या तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए या फिर वो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। या तो एक्वस सॉल्यूशन लीजिए सोडियम क्लोराइड का, या फिर अगर मोल्टन फॉर्म लेते हो तो मोल्टन फॉर्म का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। मोल्टन फॉर्म यानी वो पिघला हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड है हमारे पास मोल्टन फॉर्म में, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो किस में ब्रेक हो जाएगा वो, NaCl विल ब्रेक इनटू सोडियम मेटल, और साथ में यहां से बनेगी क्लोरीन गैस। बैलेंस कर लीजिए इसको, 2NaCl 2Na प्लस Cl2 गैस। तो आप देख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड किस में टूट गया है, सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में। तो ये भी है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या फिर बोल दीजिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऐसे एक और एग्जांपल की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3, उसकी भी मोल्टन फॉर्म, ठीक है, उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी की गई पास, तो वो किस में ब्रेक होगा, एल्यूमिनियम मेटल में। और साथ में अब की बार देखिए गैस कौन सी निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। गैस कौन सी निकलेगी, ऑक्सीजन। तो ये बन गई बैलेंस्ड इक्वेशन। तो दिस इज द इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी जिसमें डिकम्पोज किया जाएगा, एक सब्सटेंस को ब्रेक कर दिया जाएगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, एक सब्सटेंस को ब्रेक कर दिया गया है, एक सब्सटेंस को ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। उसी रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। तो ये हमारे दो टाइप्स हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हीट को यूज करते थे, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का टाइप है, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो टाइप है, दैट इज आवर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी अब किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से, यानी इसमें लाइट एनर्जी इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन। थर्मल में हीट, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी, और फोटो डिकम्पोजिशन में है लाइट। तो डिकम्पोजिशन होगा विद द हेल्प ऑफ लाइट। इसमें एग्जांपल की बात करें तो जैसे इसमें एग्जांपल आता है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, एक व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। उसको अगर लाइट में रख दें, लाइट कह लीजिए, या इसको अगर मान लीजिए धूप में रख दे, सनलाइट में अगर इसको रख देते हैं, यहां सनलाइट ही लिख दो, इसको सनलाइट में अगर रख देते हैं तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो कंपाउंड था इसका कलर कैसे हो जाएगा, ग्रेइश व्हाइट। इसका कलर कैसे हो जाएगा, ग्रेइश व्हाइट। और वो ग्रेइश व्हाइट किसकी वजह से हुआ है, वो इसकी वजह से हुआ है। जो सिल्वर क्लोराइड था व्हाइट कलर का, उसको धूप में रखा, सनलाइट में रखा, कुछ टाइम बाद इसका कलर कैसे हो जाएगा, ग्रेइश व्हाइट। ऐसा क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। और साथ ही साथ यहां से गैस निकलेगी जो है क्लोरीन गैस, और इसका कलर कैसा होगा, येलोइश ग्रीन। ठीक है। तो एक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन किया है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट विल ब्रेक इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। ऐसे ही सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड की अगर बात करें, 2AgBr, इसका कलर होता है पेल येलो। इसका सेम कलर आ जाएगा, क्योंकि यहां भी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सिल्वर मेटल की, तो सेम कलर ग्रेइश व्हाइट। प्लस अब की बार गैस कौन सी निकलेगी, अब की बार गैस निकलेगी ब्रोमीन गैस, और इसका कलर होता है रेड ब्राउन। ठीक है। पेपर में सवाल कैसे पूछते हैं कि वी हैव ए कंपाउंड एक्स ऑफ व्हाइट कलर, व्हेन इट इज पुट इनटू सनलाइट द कलर चेंजेस टू ग्रेइश व्हाइट एंड वी गेट द प्रोडक्ट Y and Z। तो
पूछेंगे एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स है आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि गैस निकलती है जो कि है कुछ येलोइश ग्रीन कलर की, तो यानी कि गैस कौन सी है, क्लोरीन गैस। अगर गैस क्लोरीन है तो कंपाउंड कौन सा था, सिल्वर क्लोराइड। अगर गैस बोल दी जाए रेड ब्राउन कलर की है तो कंपाउंड कौन सा था, सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर। तो ये था हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा अपने कंपोनेंट्स में विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये था फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने तीनों टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता लग रहा है, डिस्प्लेस का मतलब क्या है कि एक चीज दूसरे को क्या कर देगी, उसकी पोजीशन से रिप्लेस कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। और ऐसा कौन कर सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा एक कंपाउंड में, ठीक है, उनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। और ऐसा कौन करेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज्यादा ताकतवर है उसी का राज चलता है। तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव को क्या कर देगी, उसकी जगह से हटा देगी। उस रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसा हमें कैसे पता लगेगा कि कौन मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल क्या है, कम रिएक्टिव। तो उसके लिए होती है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये किस बेस पे होगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या है, मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे अरेंज कर देना, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसमें मेटल्स को कैसे अरेंज किया है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको रखा है सबसे ऊपर, जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है उसको रखा है सबसे नीचे। तो ऊपर से नीचे आने में मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि जो मेटल रिएक्टिविटी, अच्छा मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूं, वो है मरकरी के बाद आती है सिल्वर और लास्ट में है गोल्ड। ये आपकी यहाँ आएगी, ठीक है, जगह कम थी मैंने आगे लिख दिया। तो जैसे सबसे ऊपर जो मेटल लिखी है उसका नाम क्या है, पोटाशियम, फिर है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ऊपर जो मेटल रखी है वो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और नीचे आते आते मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो पोटाशियम है यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, गोल्ड है यहाँ पे सबसे कम रिएक्टिव मेटल, बीच में रखा गया है हाइड्रोजन को। तो याद रखना हाइड्रोजन आपकी क्या है, एक नॉन मेटल, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। इधर लिख देते हैं, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। तो हाइड्रोजन को इस सीरीज में क्यों रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हाइड्रोजन को मेटल्स के बीच में इसलिए रखा गया क्योंकि हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी है जो कि मेटल्स के साथ मैच करती है। वो क्या, मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और वही कुछ ऐसा ही काम हाइड्रोजन का भी है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वो डोनेट करके, दान करके क्या बना लेता है, H+। और यही काम मेटल भी करती है, इलेक्ट्रॉन को दे के बना लेती है कैटायंस, उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी मेटल्स लिखी हुई हैं, ये जितनी भी मेटल्स लिखी हैं हाइड्रोजन के ऊपर, जितनी भी मेटल्स लिखी है हाइड्रोजन के ऊपर, वो सारी की सारी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है यानी कि वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल सकती है। जितनी भी मेटल्स लिखी हाइड्रोजन के नीचे, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल सके, यानी उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है, कम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है, दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल्स लिखी हुई है, दे आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसमें जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट में मान लीजिए जिंक मेटल को क्या किया, डिप कर दिया। अब देखिए,
अब यहाँ एक तो मेटल है कॉपर, एक मेटल है जिंक Zn। तो क्या कॉपर और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर आपका यहाँ पे है, जिंक आपका यहाँ पे है। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? जिंक की ज्यादा है। किससे? कॉपर से। इसका मतलब है कि जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कॉपर की जगह आ जाएगा जिंक। तो ये बन गया ZnSO4 और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका डिस्प्लेसमेंट? कॉपर का डिस्प्लेसमेंट। किसने किया डिस्प्लेसमेंट? जिंक ने किया डिस्प्लेसमेंट। क्यों किया डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि जिंक के पास इतनी ताकत थी, उसकी रिएक्टिविटी इतनी थी कि वो कॉपर को बाहर निकाल सके। ठीक है, तो यहां पे क्या बन गया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर वही हम बात करें कि अगर ये इसका रिवर्स लिखी हो रिएक्शन कि जिंक सल्फेट है और उसमें कॉपर की मेटल डाल दी। अब देखिए कॉपर और जिंक में रिएक्टिविटी तो ज्यादा जिंक की है, यानी कि कॉपर अब जिंक को बाहर नहीं निकाल सकता ना, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नॉट टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन ही नहीं होगी, यहां डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि कॉपर की इतनी रिएक्टिविटी नहीं है कि वो जिंक को क्या कर दे? बाहर निकाल दे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो आता है किसका? कॉपर सल्फेट का, और उसमें डिप कर दी गई है आयरन नेल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर होता है ब्लू। उसमें आयरन की एक नेल को कर दिया डिप। इसको आप ऐसे समझ लो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, वो कैसा है? ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट है ये हमारा CuSO4। उसमें किसको डिप किया? आयरन नेल को। उसमें डिप कर दिया गया है आयरन नेल को। आयरन नेल, ठीक है। आयरन नेल जैसे मान लीजिए ग्रे कलर की है, थोड़ी देर बाद होगा क्या? क्या आयरन और कॉपर में रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी है? देखिए आयरन और कॉपर में रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी है? यहां पे है आपका आयरन, यहां पे है कॉपर। तो आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी कि आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। तो रिएक्शन क्या होगी यहां पर? आयरन इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहां बनेगा FeSO4 का सॉल्यूशन, प्लस में कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड, कॉपर आ जाएगा भाई बाहर। जो था ब्लू कलर का सॉल्यूशन वो कैसा बन गया? ये थी आपकी ग्रे कलर की नेल, ब्लू सॉल्यूशन बन गया है ग्रीन सॉल्यूशन। और जो नेल है, नेल का कलर हो गया रेड ब्राउन बोल दीजिए या ब्राउन बोल दीजिए, ब्राउन ही बोल दीजिए। ठीक है, देखिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, आयरन नेल है मान लीजिए ग्रे कलर की, ग्रे कलर की आयरन नेल को डिप किया गया कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में। आयरन की रिएक्टिविटी ही ज्यादा है कॉपर से, तो आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए इसमें रिजल्ट होता क्या है? जो इसमें सॉल्यूशन था वो हो चुका है ग्रीन कलर का, और वो ग्रीन कलर किसकी वजह से आया है? फेरस सल्फेट की वजह से। यानी कि सॉल्यूशन तो एज इट इज पड़ा हुआ है इसके अंदर, सॉल्यूशन तो एज इट इज है, लेकिन ये जो ब्लू कलर था, कलर कैसा हो चुका है इसका? ग्रीन कलर। वो ग्रीन कलर क्यों बना है? क्योंकि अब उसमें क्या बन चुका है? फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का कलर होता है जो सॉल्यूशन का, वो कैसा होता है? ग्रीन। ठीक है, अब देखिए जो आयरन नेल थी, इसमें आयरन नेल तो एज इट इज डिप है, आयरन नेल का कलर जो पहले था ग्रे, अब वो कैसा हो चुका है? ब्राउन। आयरन नेल का कलर कैसा हो चुका है? ब्राउन। तो ब्राउन तो है नहीं, इससे दिखा देता हूं। यानी कि नेल का कलर अब कैसा बन गया? नेल का कलर बन गया ब्राउन। और वो ब्राउन कलर क्यों हुआ है? क्योंकि सॉल्यूशन में जो कॉपर पड़ा हुआ था, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर पड़ा हुआ था, वो कॉपर आ चुका है नेल के ऊपर, और कॉपर का कलर होता है ब्राउन, तो नेल कैसी हो गई अब आपकी? ब्राउन। ठीक है, तो नेल के ऊपर आ चुका है कॉपर, तो कलर कर दिया ब्राउन। और जो आयरन था ऊपर नेल के ऊपर, वो आयरन आ चुका है नीचे सॉल्यूशन में, उसने कर दिया उसका कलर कैसा?
ग्रीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन। तो क्या बनता है, सॉल्यूशन का कलर कैसे से कैसा बन जाएगा, ठीक है। अगर इसके रिवर्स रिएक्शन की बात करें वो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है आयरन से, तो वो फेरस सल्फेट में से आयरन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। ऐसी अगर और एक दो रिएक्शन की बात करें, जैसे एक हमारे पास है कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन, ठीक है। अब कॉपर क्लोराइड है, इसके साथ कोई भी मेटल ले लीजिए, मान लीजिए हम बात करते हैं लेड की। अब देखिए कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है, मेटल है लेड। देखो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी है, रिएक्टिविटी ज्यादा हमारे पास लेड की है कॉपर से, यानी कि लेड डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को, तो क्या बन जाएगा PbCl2 और कॉपर निकल जाएगा बाहर। बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका रिवर्स नहीं हो सकता। ऐसी एक और की बात करते हैं, आयरन को डिप कर दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो क्या बनेगा, क्या आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, बिल्कुल ज्यादा है, तो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहां बन जाएगा फेरस क्लोराइड और साथ में रिलीज हो जाएगी H2 गैस, ठीक है। तो FeCl2, अच्छा यही अगर हम बात कर लें इसकी Cu प्लस HCl गैस, तो क्या ये बन सकता है। अब जिसको लगता है ये हो सकता है तो उनका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्यान दीजिए कॉपर को निकालना है हाइड्रोजन को, तो क्या कॉपर में इतनी ताकत है कि वो हाइड्रोजन को निकाल दे, नहीं है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। तो अगर आपके पास रिएक्शन आती है कि कॉपर को डिप किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन नहीं होगी, ये हमारे पास नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन की कॉपर से, ठीक है। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। यानी कि जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन का जो टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी कि होगा यहां पे भी रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कितनी बार, दो बार। डबल डबल वर्ड आ गया ना, तो दो बार। इसमें होगा क्या, दोज रिएक्शंस इन विच two compounds react by exchange of ions, this is the important thing in this reaction। दो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, एक कंपाउंड है वो भी आयंस से बना है, एक कंपाउंड वो भी आयंस से बना है, और आयंस से जो कंपाउंड बनते हैं क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। तो इस कंपाउंड के जो दोनों आयंस है और इस कंपाउंड के जो दोनों आयंस है आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड्स बन जाएंगे, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरल बता देता हूं, मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है AB, एक कंपाउंड है आपके पास CD। आयनिक कंपाउंड मान लीजिए A पे है प्लस, B पे माइनस, C पे प्लस, D पे माइनस। ये इसका कटायन, ये इसका अनायन, ये इसका कटायन, ये इसका अनायन। तो इसका कटायन तो एक्सचेंज कर लेगा इसके कटायन को, यानी A जुड़ जाएगा D के साथ, ये प्लस जुड़ जाएगा इस माइनस के साथ, तो यहां बन जाएगा AD। इसका माइनस जो है और इसका जो प्लस है ये जुड़ जाएंगे आपस में, A जुड़ा D के साथ, B जुड़ेगा C के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा CB। जनरली प्लस को आगे लिखा जाता है, माइनस वाले आयन को पीछे लिखा जाता है, यहां भी कटायन को आगे, अनायन को पीछे, कटायन को आगे लिखो, अनायन को लिखो पीछे, ठीक है। यानी कि वो रिएक्शंस जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें डाल दिया जाए अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, तो ये भी आयनिक कंपाउंड, ये भी आयनिक कंपाउंड, Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो Ag प्लस जुड़ेगा Cl माइनस के साथ, तो बन जाएगा AgCl, और ये बनेगा सॉलिड। अभी बताता हूं सॉलिड कैसे। प्लस NO3 माइनस है, Na प्लस है, यहां बनेगा NaNO3, ठीक है।
नाम लिख देता हूं, ये है सिल्वर नाइट्रेट। ये भी नाम से आ जाती है कि सिल्वर नाइट्रेट में जब सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो क्या होगा। यह है सिल्वर क्लोराइड। दिस इज सोडियम नाइट्रेट। और जो सिल्वर क्लोराइड बना है, ये यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बना है, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट बात, इसके बने हैं प्रेसिपिटेट्स, तभी मैंने लिखा है ब्रैकेट में एस, और ये है आपका एक्वस। ठीक है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये है कैसे, जैसे इसमें है मान लीजिए AgNO3, इसमें है NaCl, दोनों आपके क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन। दोनों के दोनों कैसे हैं, कलरलेस सॉल्यूशन। दोनों को जैसे ही ऐड किया जाता है एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में, दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो होगा क्या, सॉल्यूशन तो एज इट इज ही रहेगा, ये सॉल्यूशन तो मान लीजिए ऐसा है, लेकिन इसमें प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे व्हाइट कलर के, और वो प्रेसिपिटेट्स किसके हैं, AgCl के। वो प्रेसिपिटेट्स किसके हैं, AgCl के, और जो सॉल्यूशन है ये किसका है, सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, और एक और बात बता देता हूं, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है उसी को बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, एक नई रिएक्शन आ जाती है जिसका नाम है क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें क्या हो, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो। ठीक है, इसमें और एग्जांपल्स की बात करें, आपको याद होगा चैप्टर के शुरुआत में एग्जांपल पढ़ा था क्या, कि लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, यानी कि लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसमें डाला था क्या, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। तो क्या होगा, यह है पॉजिटिव, यह है नेगेटिव, यानी ये बन जाएगा लेड आयोडाइड PbI2, और नाइट्रेट और पोटेशियम ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। यह इसका प्लस इसका माइनस, यह इसका प्लस इसका माइनस। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, यानी इट इज आल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आपको याद हो कि लेड आयोडाइड के जो पीपीटी बने थे वो कैसे थे, येलो कलर के, और ये आपका एक्वस ही है, यानी सॉल्यूशन ही है, ये है सॉलिड। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के साथ साथ पीपीटी बनने, यानी कि ये भी क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। अगर इसको बैलेंस नहीं है ना, ये बैलेंस कर दे, NO3 यहाँ 2, ये 2, ये भी 2, PB है 1, I2। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक और एग्जांपल किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, एक और एग्जांपल की बात करें, ये भी आता है कई बार, जैसे बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, उसमें डाल दें अगर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, ये इसका कटायन, ये इसका अनायन, ये इसका कटायन, इसका अनायन, तो पॉजिटिव जुड़ेगा इसके नेगेटिव के साथ, यानी यहां बनेगा बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट के ये क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स। बेरियम सल्फेट के क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स, व्हाइट कलर के, व्हाइट। और बचा क्या, इसका एनायन है Cl, इसका कैटायन है Na, तो यहां बन जाएगा NaCl का सॉल्यूशन बच जाएगा 2NaCl। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अब इसमें भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वी हैव टू सॉल्यूशंस, एक है सॉल्यूशन X, एक सॉल्यूशन है Y, दोनों को ऐड करते हैं तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, और साथ में एक और सॉल्यूशन बनता है, तो बताइए रिएक्शन कौन सी है, वो रिएक्शन कौन सी है हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। ठीक है, इसी में एक और रिएक्शन आ सकती है, कैसे, जैसे अगर आपने बहुत सुनी होगी रिएक्शन NaOH plus HCl gives NaCl
प्लस H2O, ठीक है। ये इसका कैटायन, ये एनायन, ये इसका कैटायन, ये एनायन, तो Na जुड़ेगा इसके माइनस के साथ तो बन गया NaCl, OH माइनस जुड़ेगा H के साथ तो बन गया H2O, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये आपका होता है बेस, दिस इज एसिड, और बेस और एसिड मिलकर जब भी बनाते हैं क्या, यह है सोल्ट और यह है वाटर। तो बेस और एसिड मिलकर जब बनाते हैं सोल्ट प्लस वाटर, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही हमने देखा कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, और उसी में हमने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि जब बेस और एसिड कंबाइन करे, रिएक्ट करे और सोल्ट प्लस वाटर बना दे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, तो उसको अलग से नाम दिया गया क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू।